नमस्ते। आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन की एक कहानी गिल्लू को समझने का पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए अब समय को गवाए बिना हम लोग देखते हैं कि संचयन की पहली कथा गिल्लू शीर्षक जो कथा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि संवेदना युक्त एक सहृदय व्यक्ति ही साहित्यकार हो सकता है। साहित्यकार अपनी इन्हीं गुणों के कारण छोटी छोटी चीजों या बातों को अपनी लेखनी का विषय वस्तु बना लेते हैं या बनाते हैं। इसी का एक उदाहरण है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू शीर्षक कहानी। यह कहानी एक लघुजीव गिल्लू अर्थात गिलहरी पर आधारित है। गिल्लू से लेखिका की भेंट महज एक संजोग ही था, पर बाद में वह महादेवी वर्मा के जीवन का हिस्सा ही बन गया। इस कहानी में लेखिका गिल्लू से जुड़े अपने संस्मरण को बताती है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। ऐसे देखकर अनायास ही उसे छोटे जीव का स्मरण हो आया, उस छोटे जीव का जो कभी सघन लताओं में छिप कर बैठता था और फिर उनके निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। तब उन्हें कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी गिलहरी की खोज है उन्हें। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। वो कहती है, वो मेरा मतलब लेखिका से है। लेखिका कहती है, महादेवी वर्मा ये कहती है कि कौन जानता है कि इन स्वर्णिम कली के रूप में वही उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया हो। गिल्लू नामक उस गिलहरी से भेंट के संबंध में वो बताती हैं कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बाहर बरामदे में आकर उन्होंने देखा, महादेवी वर्मा ने, कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअवल जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। लेखिका यहां कौवे के संबंध में लोगों की आम धारणा को बड़े ही खूबसूरती के साथ वर्णन करती हैं और कहती हैं कि यह काकभूषुंडी भी बड़ी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। पुरखे न तो गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवा अर्थात काक बनकर ही आना पड़ता है, अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेशा भी इनके अर्थात कौवे के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है, यह भिजवाना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और उसके कौं करने को अपमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। लोग उसको गलत अर्थ में भी लेते हैं। इसी बीच अचानक महादेवी वर्मा के काक पुराण की विवेचना में बाधा आ पड़ती है। कारण गमले और दीवार के बीच छिपे एक छोटे से जीव पर उनकी नजर ठहर जाती है। निकट जाकर देखने पर वो देखती हैं कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब कौवे जिसमें अपने सुलभ आहार खोज रहे थे, कौवे को उसमें अपना आहार नजर आ रहा था।
उन दोनों कौवों के चोंचों के घाव उस पर उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब वह बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। पर उनका मन, लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके मुंह में, नन्हे से मुंह में लगाई और उसका मुंह खुल नहीं सका। दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच जैसे मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका कहती हैं कि उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया था। कौन? लेखिका ने। और इस प्रकार वे उसे गिल्लू कहकर पुकारने लग गई। फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया गया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर बना रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच जैसे मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता और क्या समझता था। पर उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब वो लिखने बैठती तब अपनी ओर उसके ध्यान को आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि वह इसके लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज रखा था, या खोज डाला था, या खोज निकाला। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतर भी जाता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक वो उसे पकड़ने के लिए न उठती। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी लेखिका उसको इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका पूरा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से महादेवी के कार्यकलाप को देखा करता। महादेवी वर्मा की। भूख लगने पर चिक चिक करके वो मानो वह सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। इस तरह गिल्लू अब 1 साल का हो गया। नीम चमेली की गंध कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर उनको लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए, ये मुक्त करना बहुत जरूरी है। महादेवी ने कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर आने पर सचमुच मुक्ति महसूस करता। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अचानक कागज पत्रों के कारण उनके बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। उनके कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोलती वैसे गिल्लू अपने
जालीदार जाली के द्वार के भीतर आकर उनके पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। उनके पास बहुत से पशु पक्षी थे और उन सब का महादेवी से लगाव भी बहुत ज्यादा था, कम किसी से भी नहीं था। उनमें से किसी को भी लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन गिल्लू उनमें अपवाद था। जैसे ही खाने के कमरे में लेखिका पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका द्वारा उसे थाली के पास बैठना सिखाया जा सका, जहां बैठकर वह थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें ना तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा था। क्या रहना पड़ा? उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी के साथ अपने घोंसले में वापस जा बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, लेकिन अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। वो कहती कि उनकी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराने बैठकर वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मी के दोपहर में गिल्लू न तो बाहर जाता न झूले में बैठता। उनके निकट रहने का साथ साथ गर्मी से बचने का उसने एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। वह कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। सो गिल्लू भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया था। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जागकर हीटर जलाई और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। काफी कोशिश की उन्होंने, लेकिन सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ वह शायद किसी और जीवन की तलाश में, किसी और जीवन में जागने के लिए शायद वो सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। फिर भी गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली की उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई। ये इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, अथवा इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पीले पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को शायद संतोष देता था। ये थे
कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पुस्तक संचयन की पहली कहानी गिल्लू। आज के पाठ के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद।